आ जाएं बच्चों। अब क्लास का तरीका तो आप समझ चुके होंगे कि हम 2 दिन पढ़ाते हैं और 1 दिन छुट्टी रखते हैं। आज भी क्लास पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, फिर परसों छुट्टी रहेगी। क्लास नंबर 24, क्लोज टेस्ट 24। बच्चों ने कहा कि सर एक क्लोज टेस्ट या ज़्यादातर ऐसे लिखो कि एक ही स्लाइड पे सारे क्वेश्चन आ जाएं, तो ये रहे। और मैं यहाँ 2 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, चेक कर लो चलो क्या आंसर लगाते हो आप। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो टेलीग्राम पर नहीं करते, यूट्यूब पर ही करते हैं। सॉल्व कर लें आप इसे। वीडियो रोक के भी आप देख सकते हैं। द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, ये बच्चों दवाइयों की कीमतें कितनी रखनी हैं मरीजों तक या कंज्यूमर जो इसका उपभोग करेंगे उन तक मैक्सिमम प्राइस कितना पहुंचना है, ये तय करता है NPPA। तो बता रहे हैं NPPA हैज़ ब्लैंक अब एन इंक्रीज इन द सीलिंग प्राइसेस। सीलिंग प्राइसेस का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना रखना है, उस प्राइस को बोलते हैं सीलिंग प्राइस, कि इससे ज़्यादा की नहीं बेच पाओगे आप, ये होता सीलिंग प्राइस। तो अब ये बताना है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA हैज़ ब्लैंक एन इंक्रीज इन द सीलिंग प्राइसेस ऑफ। अब ये जो हमारा अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, ये कीमत बढ़ाएगा नहीं, कीमत बढ़ाने की अनुमति देगा जो दवाइयाँ बनाने वाले लोग हैं या डिपार्टमेंट है या कंपनी है उन्हें। तो NPPA ने सीलिंग प्राइसेस में 11 फॉर्मुलेशंस के ऊपर 8 दवाइयों के कीमत बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति, शेड्यूल तो कोई टाइम सेट करना कि इस समय पर कोई चीज़ होगी, इशू जारी करना होता है। यहाँ पे कोई अगर सर्टिफिकेट होता या कोई ज़मानत होती किसी को, इस टाइप की अगर चीज़ें होती तो हम इशू के बारे में सोच सकते थे। लॉन्च कोई दवाई होती, यहाँ तो कीमत की स्वीकृति दी जा रही है बस। अब आते हैं कितने तक, 50% तक ऑफ देयर करेंट सेलिंग प्राइसेस, यानी कि जो वर्तमान में मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसमें 50% तक बढ़ोतरी करने की अनुमति या स्वीकृति दे जा चुकी है। एक बात और सुनो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे मीनिंग आ रहा 50% तक, तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है इस टाइम, वो तो बच्चों ये रहेगा। लेकिन अगर आपको रेयर केस में ऐसा लगे कि सर ये मौजूद नहीं था, तो आप अप टू भी, जब ये बाई नहीं होगा, बाई है तो बाई लगाना, अप टू भी लगा सकते हैं। तो 50% तक बढ़ाने की सहमति दे दी है। अब आते हैं बच्चों यहाँ आंसर, तो ये आर बहुत बड़ा रोल निभाएगा। आर ने ईच को हटा दिया, जो ग्रामर जानते हैं उन्हें पता होगा, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। नेदर हट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है और दवाइयाँ भी 11 के करीब हैं, 8 के करीब, तो वैसे हट जाएगा ये। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो गलत हो गया। अब आपको दवाइयाँ भी बता दी गई हैं, और अगर मीनिंग ऐसी जगह पर आता तो ये थोड़ी आता दोनों, ये आता इनमें से ज़्यादातर। तो बता रहे हैं इन दवाइयों में से ज़्यादातर की कीमत बहुत कम है, एंड ब्लैंक, अब यहाँ लगाना है, यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्रूशल टू द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो दवाइयाँ हैं जिनकी कीमतें बढ़ाने की बात चल रही है, ये वो दवाइयाँ हैं जिनकी कीमत बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं हमारे देश में शुरुआती इलाज के रूप में। अब यहाँ आती है कि यूज्ड से पहले क्या लगाएं, हार्डली, जनरली, लेटली, सेल्डम। तो ज़रा सेंटेंस को समझते हैं दोबारा से।
इनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ कम कीमत की हैं। ये जो कम कीमत होना है ना, ये भी इशारा कर रहा कुछ। यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्रूशल, ये भी देख लो, ये भी इशारा कर रहा हमें। यानी कि दो चीज़ों ने इशारा कर दिया, कीमत कम है, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, तो इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा। अक्सर इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है पहले ट्रीटमेंट के रूप में। दीज ड्रग्स आर यूज्ड ब्लैंक ट्रीटमेंट। बच्चों की आदत होती है कि वो फॉर्मूला रटे हुए हैं, बी यूज्ड टू। ठीक है वो चीज़ भी कि इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद तो वर्ब आती है या नाउन है। और जब किसी चीज़ का इस्तेमाल के लिए किया जाए नाउन के रूप में, तो आंसर 4 आएगा। दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इसका इस्तेमाल अस्थमा के लिए, ग्लूकोमा के लिए, थैलेसेमिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए और ऐसी ही कई सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इतनी सारी बीमारियों के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जनरली को आपको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो गया, ख़त्म हो गया हमारा ये। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देख लो, आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा सवाल है, ये खास तौर से हाई कोर्ट के लिए क्वेश्चन है। क्या आ रहा है उसमें आजकल, ये पिछली बार क्या आया, एक सेंटेंस देंगे और उसका टेंस पूछेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस की नॉलेज जानेंगे आपकी। तो बड़ा आसान सा सवाल है, खैर एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए, लेकिन फिर भी देख ले। हैज़ के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया परफेक्ट, आंसर है दूसरा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, इसका आंसर दूसरा हो गया। मैं अगर आपसे ये कहूँ ही हैज़ ए बिग हाउस, देखता हूँ कितने बच्चे जानते हैं इस बारे में। अपने दिल में आंसर मान लो आप, जो भी लग रहा। अब इसके लिए ऑप्शन यही है ऊपर वाले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बताइए क्या लग रहा है आपको। अब जो भी आप दिल में आंसर दे रहे हो अपने, उसे चेक कर लो कि वो सही था या गलत। इसका आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। बात आती है सर इसमें भी हैज़, इसमें भी हैज़, लेकिन फ़र्क है, वो हैज़ एक काम को पूरा कर चुका है थर्ड फॉर्म में, और ये हैज़ अपने बाद में नाउन रख के पोजेशन दिखा रहा है। इसमें डज हिडन है, ये डज फॉर्म है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। और भी बहुत सारी बातें बताने को हैं, फिलहाल ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों में हैज़ है। लेकिन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हैज़, हैव, हैड के बाद में नाउन हो तो ये इंडेफिनिट होते हैं, परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म जरूरी है। सारी बातें खत्म करके आंसर दूसरा। अच्छा हिंदी भी नहीं, ही हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यूज़। उसने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का जो रिव्यूज़ का काम है वो अभी पूरा किया है, कि उनके रिव्यू दिए हैं कि कैसा काम किया उन्होंने। प्रेजेंट परफेक्ट, ये हाई कोर्ट के लिए अलंकार है बच्चों। पर्सनिफिकेशन नाम से ही है, पर्सनिफाई करना। अगर आप कभी किसी ऐसी चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसमें इंसान का काम था लेकिन कर चीज़ें रही हैं, जैसा अगर मैं कहूँ दिस वॉल इज़ लुकिंग एट मी, मैं ये कहूँ मैं देख रहा हूँ तो ठीक है मेरा काम है, लेकिन मैं कहूँ ये दीवार मुझे देख रही है, तो ये मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है जैसे दीवार की आंखें हों लेकिन है नहीं। पर्सनिफाई कर दिया मैंने इसे। और भी बहुत सारी बातें, मेरा अलार्म रोज़ाना मेरे ऊपर चीखता है, चीखने का काम तो इंसान का है ना, लेकिन चीखता है अलार्म, पर्सनिफिकेशन है। तो बच्चों यहाँ पर्सनिफिकेशन तो नहीं है। अब आते हैं मेटाफर। इसमें एक चीज़ की तुलना दूसरी जाति की दूसरी चीज़ से की जाती है, जैसे यू आर ए लॉयन। अब मैंने आपको शेर कहा, तो आप यहाँ इस सेंटेंस में मेटाफर का है। और अगर मैं कर दूँ यू आर लाइक ए लॉयन, अब मैंने लाइक लगा दिया, अब ये सिमली बन गया, ठीक। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी हटा दो। आयरोनी है ये। क्या होता है आयरोनी? ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये दो बातें तो एक दूसरे की विपरीत बातें हैं, अपोजिट नहीं होना चाहिए, वो ऑक्सीमोरन हो जाएगा। फिर कैसी बात है, जैसे इसे पढ़ो आप। फायरमैन है, आग बुझाने वाला। अब आगे पढ़ो, और आग से डरता है, तो अपोजिट नहीं, मतलब फैक्ट जो है फैक्ट वो उल्टे होंगे। अपोजिट तो ये हो गया ओपन सीक्रेट, ऑक्सीमोरन है। काइंड क्रूअल्टी, ऑक्सीमोरन है। लेकिन जब एक काम ऐसा कि ऑपोजिट फैक्ट में आ जाए, जैसे आग बुझाने वाले को आग से थोड़ा डरना चाहिए लेकिन ये डर रहा है, तो ये आयरोनी कहलाती है। जैसे एक चीज़ और है, द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव होता है जासूस, जो दूसरों के कामों पर नजर रखता कि क्या कर रहा है और फिर सूचना देता कहीं और। डिटेक्टिव होता है जासूस। द डिटेक्टिव्स पॉकेट,
हैज़ बीन पिक्ड, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है इस टाइम जो लिखा हुआ, जासूस की जेब काट ली गई। अब सोच के देखो, हंसी आएगी। मतलब जासूस जो दूसरों की करता है जासूसी, उसी की जेब काट ली गई, आयरोनी। तो ऐसी बात है जो आपको लगे यार ये तो अजीब सा हो गया, उल्टा सा कुछ, तो ये आयरोनी में जाएगा। खत्म हो गया। देयर कैन बी नो प्लेस विच यू वॉन्ट फाइंड ए बेगर, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां, या जो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आपको भिखारी नहीं मिलेंगे, या जो आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। तो आप पाओगे जहां, और जहां के लिए क्या आता है बच्चों? वेयर। तो जब एंटीसीडेंट में कोई स्थान हो और रिलेटिव प्रोनाउन में मीनिंग बने जहां, तो ये थोड़ी आता वेयर। ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहां तुम्हें एक भिखारी ना मिले। ग्रामर थी ये भी ग्रामर है। ग्रामर बढ़ाई मैंने थोड़ी सी, 20 क्वेश्चन कर दिए। द डायरेक्टर विद हो, या टुगेदर विद हो, या अलोंग विद हो, या एज वेल एज हो, या एंड नॉट हो। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इनसे अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो पहले रखा हुआ नाउन या प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से आती, डायरेक्टर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके हिसाब से नहीं आएगी। तो द डायरेक्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ, डायरेक्टर सिंगुलर है, आर का इज होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती थी। तो डायरेक्टर अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ फंक्शन पर उपस्थित होगा, ऐसी उम्मीद है। आंसर लगा देंगे बच्चों, इज। जज इन हिम, फॉर्मेट दे रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया वाला काम आ जाएगा आपका, आर्टिकल का है ये। जज डॉक्टर, बीस्ट जानवर होता है, फादर मदर, सिस्टर ब्रदर, फिर इसके बाद में होगा इन, फिर यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा या कोई पर्सन होगा, व्यक्ति। अब सुने आप, जब ऐसा है ना, जज इन हिम, डॉक्टर इन मी, बीस्ट इन मी, फादर इन यू, मदर इन हर, सिस्टर इन हर, ब्रदर इन यू, तो यहाँ पे ये भाई नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, बल्कि इनके अंदर की जो फीलिंग्स होती वो होती हैं। जैसे जज इन मी, तो मेरे अंदर का जज, डॉक्टर इन मी, मेरे अंदर का डॉक्टर। ऐसी कंडीशन में इस फॉर्मेट में दा की ज़रूरत होती है। यहाँ दा आएगा, और बच्चों यहाँ भी क्या आएगा? दा आएगा। द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, यानी कि उसके अंदर का जज पिता के ऊपर भारी पड़ गया। यानी कि जो वो बच्चा है जिसे सज़ा दी जानी, वो उसका बेटा है और वो जज है खुद। एक जज है जिसके बेटे को सज़ा देनी है, तो बता रहा है उसके अंदर का जज उसके पिता पर हावी हो गया और उसने अपने बेटे को मौत की सज़ा दी। उसने अपने बेटे को मौत की सज़ा दी। उसके अंदर का जो जज था उसने इंसाफ कर दिया। उसने पिता का जो एक कह सकते हैं प्यार वाला एक एहसास था वो दबा दिया, और दिल पे पत्थर रख के उसने अपने बेटे को सज़ा दे दी। द जज इन हिम। कंपैशन का सिनोनिम बच्चों ये होती है सहानुभूति, दयालुता। आंसर लगाएंगे पहला। सिमिलैरिटी होती है एक जैसा होना, एनालॉजी, सिनोनिम बना सकते हैं आप इसका, एनालॉजी। क्रुअल्टी निर्दयता होती है। कॉन्ट्रास्ट अलग होना, जैसे मान लीजिए आपने एक शर्ट ग्रीन ली, फिर आपने ब्लैक पैंट ले ली, तो कॉन्ट्रास्ट मिला रखो आप इस तरीके से, उसे बोलते हैं। 11 का आंसर पहला। एंटोनिम ऑफ ऑपुलेंट, बच्चों देखो ऑपुलेंट होता अमीर, इसके अगर सिनोनिम चाहिए तो ये भी है, और सिनोनिम चाहिए तो वेल ऑफ भी होता है, ये अमीर है। और सिनोनिम चाहिए तो वेल टू डू भी होता है, अमीर। और एंटोनिम पूछा है तो पुअर। सम्पचुअस होता है महंगा, शानदार, बहुत खर्चीला वाला, ये हो जाएगा। ड्रूपिंग को छोड़ दो आप, 12 का आंसर जो है वो दूसरा हो जाएगा।
टिक राइट और रॉन्ग सेपरेशन बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे ई कर देंगे ना तो गलती हो जाएगी। SEPA आता है इसके बाद। लेफ्टिनेंट गलत है, लेफ्टिनेंट में यहाँ पे ए आएगा, नोट करें इसे। LIEUTENANT लेफ्टिनेंट। आर्ग्यूमेंट गलत है, यहाँ पे ई नहीं आएगा। देखो जब आर्ग्यू होता है ना, आर्ग्यू तो ई आता, आर्ग्यूड में ई आएगा, लेकिन जब इसका नाउन बनता आर्ग्यूमेंट तो ध्यान दें ई नहीं होना चाहिए, गलत था। प्रिविलेज बढ़िया है। एंट्रीप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत है और ऐसे करके सही करनी चाहिए आपको। ENTREPRE, यहाँ ई छूट गया था मुझसे, ये छोड़ दिया था मैंने। एंट्रीप्रेन्योर नया नया कोई बिजनेस शुरू करने वाला। कॉन्वोकेशन बढ़िया है। ओकेजनली गलत है, यहाँ पे ओकेजनली की स्पेलिंग होगी और CCA और S सिंगल होता है इसमें, ओकेजनली। रेस्ट्रिक्शन गलत है, यहाँ पे ई आएगा। स्पेलिंग सारी नोट कर लेना, 1 नंबर मिलने वाला आपको इसके ऊपर। रीराइट द क्वेश्चन विद सुटेबल पंक्चुएशन, ये हाई कोर्ट के लिए है, स्पेलिंग्स हाई कोर्ट के लिए थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन टैग अगर आपने पढ़े हो। इसका आंसर पहला है। देखो बच्चों, दूसरे में यहाँ कोमा होना चाहिए था, क्योंकि जब हम क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं तो उससे ठीक पहले सेंटेंस को रोकने के लिए कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ये बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे आरंट में, नोट में इस तरीके से अपोस्ट्रोफी चढ़ता है। और यहाँ गलती ये है क्योंकि क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क आता। ऊपर वाला बढ़िया, U कैपिटल बढ़िया, R बढ़िया, T बढ़िया, राइट, P फॉर द जॉब, ये कैपिटल मत बना देना। देखो सुनो, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन टैग का पहला शब्द जो हेल्पिंग वर्ब है ये होना चाहिए स्मॉल, बढ़िया है वो, एक कैपिटल बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब, तुम इस जॉब के लिए बढ़िया इंसान हो। आरंट यू, क्या तुम नहीं हो, ये हमारी पंक्चुएशन थी। सप्लाईज ऑफ फूड आर ऑलमोस्ट, देखो किसी चीज़ की सप्लाई अगर ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्टेड बोलते हैं। तो एग्जॉस्ट के कई सारे मीनिंग है। एक तो होता थका हुआ, ये भी मीनिंग है इसका, और एक हो जाता ख़त्म होना, ख़त्म हो जाना, कोई सप्लाई वगैरह, किसी चीज़ की मात्रा कम हो जाना, संख्या कम हो जाना, लगाते हैं मात्रा या संख्या। तो सप्लाईज ऑफ फूड आर ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, भोजन की सप्लाई लगभग ख़त्म हो गई है। चेस्टाइज डांटना होता है। वैसिलेट होता है वेवर, डुलमुल होना। एनश्राइन का मतलब होता है मन में बसाना, किसी को भगवान मान लेना, ये इसका मतलब होता है। 15 का आंसर तीसरा। ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, खास तौर से हाई कोर्ट के लिए है ये, 1 वर्ड भी है इसमें, नॉलेज की भी बात है ये। देखो डॉक्टर ऑफ किडनी जो है हमारा, वो होता है बच्चों नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ए तो आएगा हमारा तीसरे पे, यानी कि ये सही है और ये सही है, इसे काट दो और इसे काट दो। फिर आता है डॉक्टर ऑफ स्किन, तो ये डॉक्टर ऑफ स्किन होता है बच्चों क्या हमारा, डर्मेटोलॉजिस्ट। बी बराबर दूसरा, नहीं सॉरी, बी बराबर 1 आंसर हो गया दूसरा, पूरा कर लेते हैं। एक डॉक्टर ऑफ हार्ट, सी बराबर 4, और एक डॉक्टर ऑफ नोज, तो ये हो जाएगा हमारा डी। तो ए के सामने तीसरा आएगा, बी के सामने पहला आएगा, सी के सामने चौथा आएगा, डी के सामने दूसरा आएगा, आंसर है दूसरा। टेक 2 स्पून्स ऑफ सिरप, बच्चों एट द मॉर्निंग तो होता ही नहीं है, इन द मॉर्निंग होता। अच्छा इन द नाइट भी होता, एट नाइट भी होता, लेकिन एट द मॉर्निंग कुछ नहीं होता। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं आपके लिए, नोट नोट करो आप सब लोग। तो बताना, टेक 2 स्पून्स ऑफ सिरप, 2 चम्मच सिरप लो सुबह में, बढ़िया आराम के लिए ज्वाइंट पेन्स से। तो आपके जो जोड़ों में दर्द है उसे आराम मिल जाएगा अगर आप रोज़ाना सुबह में 2 चम्मच सिरप लोगे इन द मॉर्निंग। एट द मॉर्निंग नहीं होता बच्चों। ही इज सैड टू बी वेरी रिच, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ही इज सैड टू बी वेरी रिच, ये पहले ऐसे रहते हैं। देखो इधर, वी बिलीव, हमारा ऐसा मानना है कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब ये सवाल अगर पेपर में आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो इसके पैसिव 2 तरीके से बना सकता हूँ मैं, आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। एक तो कर दो इट इज बिलीव्ड, बस इसे हटा दो अस को, इट इज बिलीव्ड, और पूरा ऐसे उतार दो दैट द अर्थ इज राउंड, फुल स्टॉप, बन गया पैसिव। या एक काम करो आप,
इन्होंने ये तरीका लगाया ऊपर, जब लगाऊंगा मैं उसी को सब्जेक्ट बना लो लास्ट में, द अर्थ अगले क्लोज को। अब इसका पैसिव बनाओ, इज बिलीव्ड, पृथ्वी को माना जाता है, और टू बी और राउंड, ये तरीका इसका। तो इसका आंसर तो दूसरा होगा ना। लोग ऐसा कहते हैं कि वो बड़ा अमीर है, यही इसका आंसर है। पहले वाले में तो पता नहीं क्या करना है, ये ही सेड, उसने कहा वो बहुत अमीर है, नहीं, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत अमीर है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो बड़ा अमीर है। एक्टिव पैसिव खत्म होगा, ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन, मुझे उम्मीद है, मैं इंतज़ार करूंगा कि तुम फंक्शन अटेंड करो। देखो बच्चों ये बढ़िया था, लेकिन 10 गलत आ गया। बढ़िया था लेकिन टू के बाद में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म गलत होती है, ठीक है ना। बढ़िया था लेकिन ये तो हमारा जो है टू अटेंड है, तो टू हैव अटेंडेड कैसे हो जाएगा, चौथा आंसर है इसका। सब बढ़िया। 20 नंबर बात। इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये देखो, इसमें भी शी है, इसमें हर, इसमें शी, इसमें शी, कोई नाउन तो दिया नहीं इन्होंने हमें। यानी कि नाउन होता तो उसे पकड़ते फिर प्रोनाउन लगाते, लेकिन उन्होंने शुरू ही प्रोनाउन से करा है। मैं बताता हूँ आपको क्या है बच्चों, यहाँ से शुरू होगा ये। शी पेयर्ड क्लोजली एट द बिग करेंसी नोट, उसने उस बड़े से करेंसी नोट को ध्यान से देखा। फिर जाएंगे हम इस, शी हैड नेवर सीन द लाइक ऑफ इट बिफोर, उसने इस तरीके का नोट पहले कभी नहीं देखा था। फिर आएंगे तीसरे पे, मतलब डी पे, शी ओनली रिकॉग्नाइज द 5s and 10s, वो सिर्फ 5 और 10 के नोटों को ही पहचान पाई जो उसने दूसरे लोगों के हाथ में देखे थे। फिर आएगा बट हर ऑन अर्निंग्स, लेकिन उसकी जो अर्निंग थी वो कॉपर्स और निकल्स में थी। तो एक लड़की के पास पहली बार करेंसी आई है ऐसी जिसे वो पहचान नहीं पा रही है, दूसरे लोगों के हाथ में देख भी लिए कभी कभी 5-10 के नोट, तो थोड़ी बहुत पहचान हो गई। अपनी की जो सैलरी थी, जो अपनी अर्निंग थी, वो तो कॉपर और निकल में थी। आंसर पहला हो जाएगा। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।